हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिमनी क्लासेस में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कृषि का महत्व। कृषि के ऊपर हम पहले एक दो रिलेटेड चैप्टर कर चुके हैं, जैसे हरित क्रांति वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो चैप्टर्स ना पढ़े हो तो उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो चैप्टर का नाम जैसा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है कृषि का, खेती का क्या महत्व है भारत के अंदर, भारत जैसे देश में। भारत कैसा देश है? एक विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो हम जानते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी को चलाने के लिए। ऐसा ही भारत के अंदर भी है। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट हम इम्पोर्टेंस को समझते हैं। क्या है? पहला है रोजगार, यानी कि भारत में कृषि का महत्व है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। आज भी 21st सेंचुरी में भी इंडिया के अंदर जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो सबसे ज्यादा जो है रोजगार प्रोवाइड करने वाला, रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर बना हुआ है। ठीक है, क्षेत्र बना हुआ है, सबसे बड़ा साधन है। देश की 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कितनी बहुत ज्यादा परसेंटेज है ये। 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इकोनॉमिक, यानी कि अपने ग्रोथ के लिए, अपने इनकम के लिए जो है किस पे? कृषि पर निर्भर। लगभग 52%। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 60 से भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है सीधे तरीके से, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो कितने हैं? 52%। तो एक बार दोबारा देखते हैं। रोजगार, भारत में कृषि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। देश की 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष का मतलब दोबारा समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है जो डायरेक्टली खेतों में काम कर रहे हैं, या फिर कटाई कर रहे हैं, या फिर मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से 52% है। दूसरा है कृषि आधार उद्योगों के लिए कच्चा माल। आधार उद्योग मतलब आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल। कृषि का महत्व कहाँ पे है? दूसरा, कृषि जो है आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करती है। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? जो बेसिक उद्योग होते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो बेसिक जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल प्रोवाइड करती है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग करके लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, हम जान चुके हैं ऊपर वाले पॉइंट में कि डायरेक्टली जो है 52%, 52% पॉपुलेशन अपनी इनकम के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि में, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। वो है डायरेक्टली 52। लेकिन कई और प्रकार से भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, कच्चे माल जो वो मजदूरी करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन फैक्ट्रीज का जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है? कृषि से ही आता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग करके लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्नीचर की कोई फैक्ट्री है, फर्नीचर तैयार करने की कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री वगैरह, जो भी ले सकते हैं आप। अब उसमें कच्चा माल आता कहाँ से है? पेड़, लकड़ी वगैरह, ये सब कोई उगाता है, खेती से रिलेटेड है, काम है। ठीक है, तो कच्चा माल प्रोवाइड होता है, उनके पास आता है, तो वो आ कहाँ से रहा है? डायरेक्टली कृषि से ही आ रहा है। ठीक है, तो लाखों लोगों को यहाँ भी रोजगार प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भंडारण, भंडारण मतलब जो गोदाम वगैरह में रखना, यातायात में रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ भी कृषि का महत्व है, तथा इन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। कृषि का जो तैयार माल है, फसल है, बाकी की और प्रकार की कृषि है, नकद हो, चाहे वो खाद्यान्न कृषि हो, नकदी फसलें हो, इन सभी के रख रखाव के लिए भी मजदूरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गोदाम में ले जाने तक, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर तक जो है लाने ले जाने में भी जो मजदूर होते हैं उनकी इनकम होती है कृषि के थ्रू ही। ठीक है, तो इन उद्योगों को भी कच्चा माल प्रदान करती है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है? जीडीपी में योगदान। तो जीडीपी में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, भारत में भी, भारत विश्व की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
यानी कि भारत जो है ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर जिसकी जीडीपी में कृषि का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 15% है। ठीक है, 15 से 18% है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी में किसका है, कृषि का है। कितना, लगभग 15 से 18%, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है जीडीपी में योगदान। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। कृषि की जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उसका योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझते ही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पे दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो कृषि का यहाँ पर भी योगदान है। भारत के कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत बहुत अधिक है, यानी कि भारत दूसरे देशों को जो माल बेचता है उस माल में कृषि वस्तुओं की प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है। ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है पूरे वर्ल्ड में उसका, इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। अगला इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, खाद्यान्न की उपलब्धता। खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न मतलब खाने पीने से रिलेटेड। अब देश की, अब हम सभी जानते हैं भारत की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ के आसपास है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा ही है। तो 130 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, तो यहाँ पर कृषि की इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। भारत की खाद्यान्न आवश्यकता की अधिकतम पूर्ति कृषि से ही की जाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत कैसा एक, ज़्यादातर यहाँ पर वेजिटेरियन ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो जो वेजिटेरियन कहाँ से उपलब्ध होगा, जो खेती से उपलब्ध होता है। तो भारत की खाद्यान्न आवश्यकता की अधिकतम पूर्ति कृषि से ही की जाती है। ठीक है, अन्य देशों में तो नॉन वेजिटेरियन की का भी बहुत बड़ा परसेंटेज है, लेकिन भारत में जो है वेजिटेरियन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मोस्टली जो है किस पे निर्भर है, कृषि पर ही। भारत के आयात में कृषि वस्तुओं की संख्या हमेशा से कम रही है। यानी कि भारत दूसरे देशों से जो चीजें खरीदता है, आयात करता है, उसमें निर्यात में हम पढ़ चुके हैं, निर्यात में कृषि वस्तुओं की प्रतिशतता परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन आयात में कम है, क्योंकि भारत इतना सक्षम हो चुका है कि अपने खाद्यान्न के लिए भारत में ही उतना उत्पादन कर सके। ठीक है, हमें वस्तुओं की संख्या हमेशा से कम रही है और लगातार कम हो रही है। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, रोजगार, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल, जीडीपी में इसका योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान है, खाद्यान्न की उपलब्धता है। अगर आप इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगला है, अगली हेडिंग है कृषि की निम्न उत्पादकता, या फिर भारत में कृषि के पिछड़ेपन के उत्तरदायी क्या कारक हैं। अब देखते हैं, कृषि का इम्पोर्टेंस हम जान चुके हैं, पिछले पॉइंट्स में हमने पढ़ा, लेकिन जो भारत की कृषि व्यवस्था है, कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा निम्न उत्पादकता का है। निम्न उत्पादकता का मतलब है जो बहुत ही, जो एक पर्टिकुलर, एक जमीन पर, एक निश्चित जमीन पर बहुत कम उत्पादकता प्रोवाइड करता है। ठीक है, निम्न उत्पादकता, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। पहला है भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता। पहला रीजन क्या है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, भारतीय कृषि है, वो अभी भी किस पे डिपेंड है, मानसून पर। ठीक है, भारत भले ही टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन अभी भी जो कृषि से रिलेटेड, जो खेती से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत में जो किसान है, ज़्यादातर कैसे किसान है, सीमांत किसान। सीमांत किसान का मतलब होता है कि जिन जो गरीब हैं, जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर भूमि भी नहीं है, छोटी सी भूमि है, तो ऐसे किसानों के लिए जो है टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो भारतीय कृषि के अंतर्गत अभी भी अधिकांश क्षेत्र जल के लिए मानसून पर निर्भर है। यानी कि भारत में कृषि अभी भी किस पे डिपेंड है, मोस्टली मानसून पर, कि मानसून का महीने जब आएंगे, 2-3 महीने जो आते हैं, उनमें बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई या अन्य वजह से ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाती है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि आधारित है। भारत के लगभग अभी भी 60% तो गाँवों की तरफ रहते हैं,
और भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? पूर्णतः अभी भी कृषि पर ही आधारित है। किंतु सिंचाई साधनों की अत्यधिक कमी कृषि उत्पादकता को कम करती है। ठीक है, तो अभी हमने बात की अभी कि भारत में टेक्नोलॉजी भले ही अन्य सेक्टर्स में आ चुकी है, लेकिन कृषि में अभी भी जो है सिंचाई के लिए किस पर, मानसून पर, बारिश पर ही निर्भरता है भारत की। तो पहला रीजन ये भी है कि कम उत्पादन का, कि बारिश या पानी सही से ना मिल पाने के कारण फसल सही नहीं हो पाती, इसलिए पिछड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र। ठीक है, दूसरा, कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी, यानी कि इसको पढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र में नए निवेश में कमी हुई है। कृषि में अस्थिरता का मूल कारण भूमि असमानता है। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी, जब हमने जो है हमने नई आर्थिक नीति वाला चैप्टर पढ़ा था, जब भारत में जो है उदारवाद, ठीक है, वो वैश्वीकरण और ये सब अप्लाई हुए थे। ठीक है, तो तब से भारत के कृषि क्षेत्र में सरकारी व्यय में कमी आई है। ठीक है, और निवेश जितना चाहिए कृषि के डेवलपमेंट के लिए उतना नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता कृषि में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कृषि है, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम बात कर चुके हैं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कृषि के फील्ड में। भारत अभी भी किस पे निर्भर है? अच्छी कृषि के लिए मानसून पर। तो जो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं वो एक तरीके से श्योरिटी नहीं ले सकते कि उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से निवेश कम है कृषि क्षेत्र, और सरकार ने भी खर्चा कम किया है। कृषि क्षेत्रों में नए निवेश में कमी हुई है। कृषि में अस्थिरता का मूल कारण भूमि असमानता है। ठीक है, भूमि असमानता एक पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, भूमि असमानता का मतलब किसी के पास तो बहुत ही ज्यादा भूमि है और किसी किसान के पास, बहुत से किसानों के पास भूमि बहुत ही कम है। तो अगर वो एक टेक्नोलॉजी यूज करना भी चाहे तो उनके एक जमीन ही नहीं बचती उनके लिए। ठीक है, भूमि असमानता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से निवेश में कमी लाता है। और कोई पैसा लगाना भी चाहता है, अगर उसके पास जमीन ही नहीं है, ठीक है, लोन लेके अगर वो खेती करना भी चाहे तो उसके पास पर्याप्त जमीन ही नहीं है कि वो अच्छी फसल उगा पाए। ठीक है, तो भूमि असमानता भी कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। आप इसको अलग से पॉइंट बना सकते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से निवेश में कमी लाता है तथा कृषि में निवेश करना अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम लाभदायक होता है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए निवेश करना एक तरीके से बहुत ज्यादा रिस्की है। तीसरा है जनसंख्या का अधिक भार। ये हमने फर्स्ट चैप्टर ही कर लिया था, जनसंख्या। उसके अभी तक हम उस चैप्टर से अनेकों बहुत सारे पॉइंट्स बना चुके हैं, इसलिए वो चैप्टर जरूर पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनसंख्या वाला पहला चैप्टर है। तो जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ठीक है, और जनसंख्या ज्यादा है तो सीधे तौर पर मृदा की उत्पादन क्षमता एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा रहने के लिए जमीन चाहिए, उतनी ज्यादा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, बाकी के अन्य प्रदूषण जो कि मिट्टी की और आसपास की अन्य चीजों फैक्टर मिलके कृषि की उत्पादकता को कम करते हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इससे स्वतः ही क्या होता है, कृषि की उत्पादन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी नीतियों का अभाव। क्या है? प्रभावी नीतियों का अभाव, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए उतनी इफेक्टिव नहीं होती है कभी भी। ठीक है, भारत में कृषि से संबंधित कोई प्रभावी नीति नहीं है। एक पॉलिसी जो बननी चाहिए कृषि के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, वो कभी भी नहीं बन पाई है सही से। राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कृषि कार्यों की उपेक्षा की गई है, यानी कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कृषि पर ध्यान नहीं देती। ठीक है, या फिर कभी आती भी है तो सीधा किसानों का लोन माफ कर देती है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, आधारभूत समस्या, वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, कृषि में संरचनात्मक सुधारों की दर अत्यंत धीमी है। जो किसानों को अन्य चीजें चाहिए, लोन वगैरह, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, बस अपने स्वार्थ की राजनीति, एक तरीके से अपनी राजनीति के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सुधारों का काम ना करना। भूमि सुधार एक पूरा चैप्टर है, हम अगला चैप्टर इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, भूमि सुधार के ऊपर। ठीक है, तो भूमि सुधारों का काम ना करना ये भी एक रीजन है, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, भूमि सुधार पूरा। तो ये था कृषि से रिलेटेड। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे इसी चैप्टर को हम
सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।